आपको फॉर्म भरते वक़्त किन विशेष बातों का ध्यान रखना है? एक बच्चे का मैंने फॉर्म कंप्लीट भर के देखा है, तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, फिर मैं टोटल स्टेप आपको एक-एक क्लियर करते हुए बताऊँगा। ज़्यादा बेटर है कि एक साइन की प्रैक्टिस कर लें और आप इंग्लिश में करें, ज़्यादा दिक्कतें आपकी नहीं है। इसको स्कैन कर लेना है ना, गूगल कैमरा से इसको स्कैन कर लोगे आप। जैसे ही स्कैन करोगे, तो आपकी फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ फ़ोटो खींच के और उसको अपलोड कर दोगे वहीं पे फ़ोन में। उसकी साइज़ 10 केबी से 200 केबी होनी चाहिए और सिग्नेचर जो आपके 10 से 50 केबी होने। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जब तक एडमिशन नहीं लोगे, तब तक आपकी इसकी ज़रूरत रहेगी। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीयूटी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म जो आया है आपका, उसके बारे में। आपको फॉर्म भरते वक्त किन विशेष बातों का ध्यान रखना है? एक बच्चे का मैंने फॉर्म कंप्लीट भर के देखा है। आप कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलती कर सकते हो? पुराने बच्चे किस तरीके से गलतियाँ करते रहे हैं, आप वो गलती को रिपीट नहीं करो। इसके लिए मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में दूँगा। जी हाँ, ये लंबा वीडियो रहेगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरने जाओ, उससे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए, ये आपके पास पहले तैयार होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, फिर मैं टोटल स्टेप आपको एक-एक क्लियर करते हुए बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर एक तो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर चाहिए होगा और 2 आपको अल्टरनेट नंबर चाहिए होंगे। एक आपका मोबाइल नंबर जो है आपको परमानेंट है, वो चाहिए, 2 एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2, इसमें आपको ईमेल आईडी चाहिए। इसमें ईमेल आईडी चाहिए होगी, एक आपकी परमानेंट होनी चाहिए और दूसरी आपकी अल्टरनेट होनी चाहिए। तो 2 ईमेल आईडी चाहिए होगी। नंबर 3, एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए होगा आपके पास। आईडी प्रूफ के अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कोई भी हो सकता है। लेकिन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है कि आपके पास आईडी कार्ड के रूप में यदि आधार कार्ड है, जी हाँ, अगर आपके पास बेटा आधार कार्ड है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें, आधार कार्ड के डेटा, रिपीट कर रहा हूँ, आधार कार्ड के डेटा आपकी 10th की मार्कशीट से मैच खाने चाहिए। जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आई बात समझ में? ये सब उसमें मैच खाने चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम आधार कार्ड में नहीं है, डीओबी नहीं है, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपडेट कराना है और उसके बाद में बेटा आपको फॉर्म भरने जाना है। पहले आपको फॉर्म नहीं भरना है। रिपीट कर रहा हूँ, आधार कार्ड आपको जो है अपडेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 10th क्लास मार्कशीट। अगर माइनर भी एरर है, 10th क्लास की मार्कशीट में खुद का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इनमें कुछ भी चेंज है, तो आपको जो है सबसे पहले आधार कार्ड अपडेट कराना चाहिए। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर नंबर 4 पर अपन बात करते हैं, तो आपको चाहिए होगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन-सी कैटेगरी के लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए, इसके अलावा ओबीसी के लिए, इसके अलावा एससी और एसटी के लिए। इन कैटेगरीज के लिए ये चाहिए। जनरल का कोई बच्चा है तो उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जनरल सामान्य वर्ग के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सर्टिफिकेट जो है आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। हालाँकि सीयूटी बुकलेट में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आपका लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। इसके बाद में इन फ्यूचर जब आप एडमिशन लेने जाओगे, उस टाइम अगर अपडेट चाहिए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि किसी ने नहीं बनवा रखा है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले अप्लाई कर दें और अप्लाई करने पर क्या करना, आपको जो रिसीट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड की अगर मैं बात करता हूँ, तो कुछ भी हाल-फिलहाल जो मैंने लिखा इसमें से अपडेट आपको कुछ नहीं करना, अपलोड कुछ नहीं करना, केवल इनकी इन्फॉर्मेशन, इनके नंबर चाहिए होंगे। नंबर 5, एक आपकी फ़ोटो चाहिए होगी। जी हाँ, आपकी एक फ़ोटो चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम के बाद में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग के टाइम भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फ़ोटो आपको सँभाल के रखना है। और अगर आप फ़ोटो नहीं खिंचवाते हो, तो आपका जो ईमेल आईडी है इसके ऊपर इसका सेंड कर देना आप, ताकि इन फ्यूचर आपको चाहिए तो आपको ढूँढना नहीं पड़े। और आप जो फॉर्म भरते हो फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा, उसको भी इसके ऊपर आप मेल कर देना। आ गई बात समझ में? फ़ोटो के अलावा आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे आपको। और मैं कल ही बच्चों को रघुनाथपुरा में बता रहा था कि आपके सिग्नेचर अब आपको याद कर लेने,
एक जैसे होने चाहिए। जैसे मान लो किसी का नाम है मोहनलाल चौधरी, तो वो साइन में मोहनलाल चौधरी तीनों करता है। कई बार वो साइन करता है उसमें मोहनलाल लिखता है और कई बार मोहन लिखता है और कई बार वो एम लिख के ऐसे कर देते हैं। तो आपने आज तक जो कुछ जहाँ कुछ भी किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कोई एक कर लेना, चाहे तो आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, ज़्यादा बेटर है कि एक साइन की प्रैक्टिस कर लें और आप इंग्लिश में करें, ज़्यादा दिक्कतें आपके नहीं आए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर कोई पीएच कैंडिडेट है, तो उस केस में उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होगा, ध्यान रखें वो अपलोड होगा। आधार कार्ड के अलावा अगर आप कोई दूसरा आईडी प्रूफ देते हैं, तो वो भी उसकी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। आधार कार्ड के अंदर देखना, आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से अटैच्ड है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ध्यान रखना, ओटीपी जाने पर आपका आधार वेरिफाइड माना जाएगा, उसके बाद में आप आगे का फॉर्म भर पाएँगे। समझ गए आप? इतनी चीज़ें आप सबसे पहले तैयार कर लें और उसके बाद में फॉर्म भरें। सर 10th-12th की मार्कशीट भी अपलोड होगी क्या? नहीं होगी, लेकिन फॉर्म भरते वक़्त आपके पास में होनी चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट आपकी पास में होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से डिटेल आपको भरनी होगी। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको पास में रखने हैं फॉर्म भरने से पहले। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में हैं और अब हम फॉर्म भर के देखते हैं। सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पे जाएँगे, एनटीए 2026 आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको एनटीए की वेबसाइट दिख जाएगी। आप क्लिक करके इस साइट पे आओगे। जब आप आओगे, होम पे जाओगे, तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। रिपीट कर रहा हूँ, आपको कंटिन्यू इसके यहाँ टच में रहना है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर यहाँ इस बार का जो बुलेटिन है वो डाउनलोड हो जाएगा। कुछ भी आपको देखना करना है, आप आराम से बेटा यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो 2026 का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सबकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको हम इन फ्यूचर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो यहाँ देख के हम आपको देते रहेंगे। कोई भी न्यूज़ अपडेट होता है वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है, ठीक है? अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा लिया है, तो आपको फिर यहाँ से सीधा लॉगिन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने पर आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, मान लो फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो रजिस्ट्रेशन कराने, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। ओवरऑल डिटेल के अंदर 3 फेज है इसकी टोटल। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन की, नंबर 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म की खुद फिर स्टेप है, और नंबर 3 पे आपको पेमेंट करना। तो सबसे पहले क्योंकि मैं न्यू कैंडिडेट हूँ, तो बेटा सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करने जाऊँगा। अब यहाँ पे फीस की डिटेल दी हुई है, मैंने पहले ही बता दिया था। जनरल की 1000 रुपए फीस है, ओबीसी की 900 रुपए, एससी-एसटी की जो है पीएच कैंडिडेट की 800 है, आउट ऑफ कंट्री का बच्चा है तो 4500 रुपए। ध्यान रखें, यहाँ पे मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी बच्चे की गलती नहीं हो। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि सीयूटी के अंदर एक बच्चा 5 डोमेन सब्जेक्ट ले सकता है। अगर आप साइंस के बच्चे हो, पीसीएम या पीसीबी से हो, तो आपको टोटल सब्जेक्ट लेने हैं। एक तो आपको लैंग्वेज लेनी है, नंबर 2 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं और एक आपको जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। ये कॉम्बिनेशन आपको लेना है। 5 का ये कॉम्बिनेशन ले लोगे, आपका काम हो जाएगा, आपकी फॉर्म फीस लगेगी 1000 के साथ में 2 आपने एक्स्ट्रा और ले लिए, 3 तक ही है ये फीस। हर सब्जेक्ट के बाद में एक्स्ट्रा 400 रुपए है जनरल की, तो यहाँ 800 रुपए एक्स्ट्रा हो गई, तो टोटल इस बच्चे की फीस हो गई 1800 रुपए। पीसीएम पीसीबी का बच्चा है तो ही। अगर आप एग्रीकल्चर से पेपर देना चाहते हो तो आपको एबीसी सब्जेक्ट लेना होगा, 3 डोमेन में आपका काम हो जाएगा और उस केस में आपके केवल 1000 रुपए लगेंगे और ओबीसी का बच्चा 900 रुपए। रिपीट कर रहा हूँ, अगर पीसीएम पीसीबी का बच्चा है तो 5 डोमेन सब्जेक्ट लेना है, एग्रीकल्चर में आपके 12th में सब्जेक्ट है तो आपको 3 डोमेन में आपका काम हो जाएगा। ये फीस की डिटेल दी गई है। ये पूरे इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ ली है, उसके बाद में इसको क्लिक करना है यहाँ पे और उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। जब जाओगे तो ये आपके पास फॉर्म आ गया। अब ध्यान रखें, फॉर्म भरते वक़्त आप कोई भी नाम कुछ भी डालेंगे यहाँ पे, जैसे सबसे पहले आपको नाम, तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट में देखिए, प्लीज़ आप हाथ में 10th की मार्कशीट रखें, मेरी बात को मानें और उसके अकॉर्डिंग अपने पिताजी का नाम भी 10th की मार्कशीट में दें, माताजी का नाम भी वहाँ देके आप अपने डीओबी और जेंडर यहाँ फिल कर दें। वापस दोबारा इसको अ,
दोबारा फिल कर दे। यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार बच्चे फॉर्म भरते हैं, तब मोबाइल चलाते रहते हैं, ध्यान उनका कहीं और होता है, इसलिए ये चाहते हैं कि ऊपर कोई गलती हो गई तो दोबारा इसको भरे। तो दोबारा जब आप भरोगे तो कोई भी मिसमैच होगा तो ये एरर बता देगा, तो ये दोबारा आपको भर देना है। फिर आपको वर्तमान एड्रेस जहाँ आप कहाँ रह रहे हैं अभी, वो आपको एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एड्रेस के बाद में आपको आगे क्या करना है, वापस अपनी डिटेल भरनी है और आपका परमानेंट एड्रेस भर दिया, प्रेजेंट एड्रेस भर दिया, फिर आपको परमानेंट एड्रेस भरना है और इस तरीके से आपको ये पूरी डिटेल भर देनी है। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं सिक्योरिटी से रिगार्डिंग, वो आपको भर देना है। पूरी डिटेल भरने के बाद में वापस ये आपसे चेक कराएगा कि आप इस डिटेल को चेक कर लो, तो आप या तो फाइनल सबमिट कर देना या एक बार चेक कर लेना। चेक कर लिया आपने, इस तरीके से पूरी डिटेल आपको भर के देगा, जो आपने पहले भरी है वो पूरी वापस ये चेक कराएगा। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पूरी डिटेल आप चेक करें। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है एक पूछा जाएगा आपसे कि आपकी पहली स्कूल का क्या नाम है जहाँ पढ़े सबसे पहले पढ़ने गए, तो इसको एक पेज पे लिख के रख लें। जब कभी कोई समस्या आती है, आपके पासवर्ड आप भूल जाते हो, कुछ भी एरर कर देते हो, तो उस टाइम ये काम में आता है। तो आपको यहाँ लिख के रखना है कि मैंने ये क्वेश्चन चूज किया था और इसका ये आंसर मैंने माना था, वो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है? इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है और उसके बाद में अगर आप ओके कर दोगे, तो आपको इस तरीके से जो है ये आई एग्री करने के बाद में ये वापस पूरी डिटेल दिख जाएगी। आ गई बात समझ में? ये पूरा पेज आपको इस तरीके से दिखेगा, फिर आपसे ये वेरीफाई कराएगा और आपसे आपके मोबाइल नंबर जो है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप यहाँ फिल कर दोगे, तो आप आगे फिर प्रोसेस कर पाओगे। ये कंप्लीट आप कर दोगे इतना काम, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जहाँ एक जगह आपसे माँगा था इसने पासवर्ड, तो पासवर्ड में क्या करना है आपको, एक कैपिटल जो है आपको एलिमेंट लेना है, इसके अलावा स्मॉल लेना है, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर लेने हैं। इस तरीके से करके लगभग 8 से 10 जो आपके अल्फ़ाबेट है या यूनिट है, उनके आपको जो है इतना लेंथ ही आपको जो है पासवर्ड चूज़ करना है, शॉर्ट नहीं रखना है और न्यूमेरिक वैल्यू भी इसमें डालनी है, अपर लोअर केस दोनों मेंशन करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब हमारे पास आईडी और पासवर्ड दोनों आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे हमारा, तो आइए जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप क्लिक कर दोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। देखो टोटल जो है आपके पास 12 स्टेप है टोटल इसके अंदर, मतलब जब हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो इन पूरी स्टेप को हम क्लियर करेंगे। क्या-क्या है? कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल कुछ डिटेल्स हो तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कैप्चर फोटोग्राफ, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिट। ये सब काम अपन धीरे-धीरे करेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, कोई इसमें नहीं है, बस इसमें स्टेप ज़्यादा है और वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है, ताकि एक बच्चा जो है डमी कैंडिडेट नहीं बैठे, प्लस उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इनके पास में रहे। अब यहाँ वापस आपको अपना नाम और डिटेल भरना है और कुछ डिटेल अभी तक आपने भरी है, उससे ये ऑलरेडी फेच कर लेगा, ठीक है? यहाँ देखिए पूरी डिटेल के बाद में आपको राष्ट्रीयता कौन-सी है, नेशनैलिटी आपको भरना है, इंडियन कर देना है, अगर आप अपने देश से हैं तो और डोमिसाइल भर देना है, कैटेगरी भर देना है। कैटेगरी का आपको विशेष ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है कैटेगरी। अगर इसमें आप गलती कर दोगे तो आप मात खा जाओगे। तो अब मैं यहाँ पे कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे गलती करते हैं। एक तो आप देखो जनरल हो गई, दूसरी आपकी हो गई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो गई, तीसरी आप हो गई ओबीसी, चौथी होगी एससी और पाँचवीं होगी एसटी, ये कैटेगरी है। ऐसे बच्चे जो पहले जनरल कैटेगरी में आते थे, लेकिन इकोनॉमिकली वो वीक हैं, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस का एक रिजर्वेशन बना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को उनको जनरल में से ही कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बाँटा गया। इस ईडब्ल्यूएस में वो बच्चे आते हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन इकोनॉमिकली साउंड साउंड नहीं है। उनका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर बनवा लेते हैं, तो आप अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भरें। कई बच्चे और कई पेरेंट्स क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चे को डेफ़िनेटली फ़ायदा होता है। कम नंबर पे भी सिलेक्शन होता है, आप यूँ मान लो। लेकिन आपके हाथ में जब तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं हो, तब तक आपको फॉर्म नहीं भरना। कई बार मैंने ऐसे देखा है, पेरेंट्स के कहने पे, चाचा या मामा के कहने पर कई बार बच्चे
एप्लीकेशन फॉर्म में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल देते हैं और बाद में उनसे बनता नहीं है और सिलेक्शन होने के बाद में भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आपका एडमिशन नहीं लेती है। ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है उसी कैटेगरी के अंदर आपको लेगी। तो मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, प्लीज़ आप जनरल चूज़ कर लें। ईडब्ल्यूएस अगर नहीं बना है तो पहले वेट कर लें, 26 जनवरी को आप फॉर्म भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ईडब्ल्यूएस के भरोसे मत रहना, क्योंकि ये कई बार अप्लाई करने के बाद में बनता नहीं है। और अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास है, तो आप उसको यहाँ एक बार अप्लाई कर सकते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ आपको जो है नया बनाना पड़ेगा, ज़्यादा लेट है तो, ठीक है? एससी-एसटी का जो भी क कैटेगरी सर्टिफ़िकेट आपका एक बना हो, उससे काम हो जाएगा। ध्यान रखें, जो ओबीसी के बच्चे हैं, वो सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफ़िकेट काम में लें। जी हाँ, सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफ़िकेट ही आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आईसीआर की काउंसलिंग के लिए जाओगे, तो आपको सेंट्रल का ही चाहिए होगा, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी ने नहीं बना रखा है, तो प्लीज़ बनवा लें और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाओ, जैसे मूल निवास होता है, यहाँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट की, लेकिन कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट अगर इंग्लिश में बनता हो, तो जब भी आप बनाओ तो उनको बोलना कि भैया मुझे इंग्लिश वाले का प्रिंट देना, मेरा इंग्लिश में बनाना आप, ताकि आउट ऑफ स्टेट जब किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं आती है। आईसीआर की बुकलेट में साफ-सुथरा लिखा हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट और कैटेगरी सर्टिफ़िकेट इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में यहाँ कैटेगरी सर्टिफ़िकेट में आप अप्लाई कर दोगे तो सबसे पहले पूछेगा ये आपसे कि आपने कैटेगरी सर्टिफ़िकेट बनवा रखा है या नहीं बनवा रखा? आप करोगे यस, तो आपसे यहाँ पे ये पूछ लेगा कि अ, आपने अगर बनवाया है तो उसका वो नंबर डाल दो, यहाँ पे सीरियल नंबर डालो प्लस डीओबी डालो, सॉरी कब बनवाया था उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालो। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस सीरियल नंबर उस सर्टिफिकेट का आपको चाहिए होंगे। अगर नहीं बनवाया है तो आपको नो लिखना है और नो करने पर आपको ऑप्शन आएगा कि जो आपने अप्लाई किया था उसका रिसीट नंबर आपको यहाँ फुलफिल करना होगा। आ गई बात समझ में? ये हो गई आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात। आप डायबिटिक हैं, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है, क्योंकि उन बच्चों को विशेष फैसिलिटीज दी जाती है। आगे आपको रेजिडेंशियल जो भी आपका वो कर देना है, इनकम सर्टिफिकेट आपकी 1 लाख से 4 लाख, 2 लाख से 4 लाख जो भी आपकी है, वो आप यहाँ कर देते हो। अगर आप डिफेंस है, पिताजी अगर आर्मी में रहे तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। एनसीसी कोटा आपके पास है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। खेल कोटा है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यस करने पर जो डिटेल पूछे वो आपको फिल करना है। इतने डिटेल में आपको यस नो करते हुए आगे बढ़ना है और लास्ट में ये कैप्चा डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये आपके पास डिटेल है जो मैंने पहले बता दिया आपको, कैटेगरी के अंदर ये है। आगे बात समझो। अच्छा, कैटेगरी की जब बात आई तो एक बात यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे राजस्थान के अंदर आपके धौलपुर और भरतपुर के जो जाट हैं, वो राजस्थान में ओबीसी में हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर देश के अंदर उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है, तो उन बच्चों को जनरल ही भरना है। कई बार बच्चे जानकारी के अभाव में ओबीसी भर देते हैं और कहीं न कहीं उनका सिलेक्शन होने के बाद में भी उनको यूनिवर्सिटी लेती नहीं है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही मान लो एमपी के पाटीदार हैं, वो स्टेट में ओबीसी में है, लेकिन नेशनल लेवल पर ओबीसी में नहीं है, तो उनको ध्यान रखना है। हर बच्चे को अपने स्तर पे जाँच कर लेनी है। आपको वेबसाइट पे जाके और ओबीसी ओबीसी लिस्ट सर्च कर लो आप, तो आपको लिस्ट आ जाएगी वहाँ पे कि ये ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो है रजिस्टर्ड जातियाँ हैं, आप उस जाति में जाके अपना चेक कर लो अपनी कास्ट, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं अपन। ये आगे की आपकी पूरी डिटेल है, जो कि मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। इनको आपको फुलफिल करते हुए आगे बढ़ते रहना है बेटा, है ना? मैंने एक बार में ही आपको समझा दी है उधर आगे। ये पूरी वही डिटेल है जिसकी मैंने अभी आपसे बात की थी। लास्ट में ये कंप्लीट करने के बाद में आपके पास कैप्चा डाल के आपके पास ओटीपी आ जाएगी। अब हम आगे अगले स्टेप के ऊपर, क्या आप पीएच कैंडिडेट हैं? अगर पीएच कैंडिडेट है आप, तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। अगर येस करोगे तो यहाँ डिटेल भरनी है और लास्ट में इसका सर्टिफ़िकेट अपलोड होगा। अगर नो कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएँगे। आ गई बात समझ में? ये इसी कैटेगरी के बच्चों के लिए हो रहा है। नो कर दो, फिर आपको वापस कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। अब आपसे पूछेगा ये अ, आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, जिसके लिए आपकी क्या-क्या काम में ले सकते हो आप? आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इस तरीके से आप ले सकते हो। आपको केवल आधार कार्ड लेना है
और यहाँ पे आधार कार्ड आप डाल दोगे तो आधार का आपका वेरिफिकेशन होगा और आपके ओटीपी जाएगी उस नंबर के ऊपर जो नंबर आपका आधार से अटैच्ड है। जी हाँ, उसके ऊपर आपकी ओटीपी जाने वाली है। वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है, उसके बाद में आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी आधार कार्ड पे जो फ़ोटो है, यहाँ आपको दिख जाएगी और यहाँ आपकी पूरी नाम सहित डिटेल आ जाएगी। ये एक बच्चे का मैंने कंप्लीट फॉर्म भरा है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे वापस से हमने फ़ोटो वगैरह सब हटा दिए यहाँ पे। आ गई बात समझ में? अब क्या आपके पास अपार आईडी है? तो आपके पास है तो येस कर दो, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ जाओ। ये कंपल्सरी नहीं है, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। अब हमारे पास आ गया है परीक्षा के लिए चयन करें, सिलेक्शन आपको करना है सीयूटी यूजी के लिए कौन-कौन से आप एग्ज़ाम जो है सब्जेक्ट लेके एग्ज़ाम को देना चाहते हो। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ मैं इंग्लिश को चूज़ कर लूँगा। किसको कर लूँगा? इंग्लिश को। अगर पीसीएम, पीसीबी से हूँ तो। अगर मैं एबीसी से हूँ तो केवल मैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी। अगर मैं एबीसी से हूँ तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपका इधर आ गया। ये देखो एग्रीकल्चर 302 नंबर पे है और आपका बायोलॉजी 304 पे है, केमिस्ट्री 306 पे है। एबीसी से हूँ तो इतना ही लेना है। अगर पीसीएम में या पीसीबी से हूँ तो इंग्लिश में पहले ले चुका हूँ, फिर इधर फिजिक्स ले लूँगा, केमिस्ट्री ऊपर ले ली और बायोलॉजी ले ली और एक आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लूँगा। तो इसका मतलब अगर आप पीसीबी से हो तो पीसीबी के साथ में इंग्लिश और हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। पीसीएम से हो तो सेम केस आपका यहाँ होने वाला है। ध्यान रखना पीसीबी का बच्चा सीयूटी या आईसीआर के अंदर एबीसी सब्जेक्ट लेके अब नहीं पढ़ सकता, मतलब फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर नहीं ले सकता और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी नहीं ले सकता। ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। इस तरीके से हम सेलेक्ट हमारे सब्जेक्ट हमारे चूज कर लेंगे। इसके बाद में आपसे सिटी पूछी गई है। एक बच्चे से 4 शहर के ऑप्शन मांगे गए। इधर स्टेट आ जाएगा और आपको यहाँ पे सिटी ले लेनी है। जो बच्चे उदयपुर में पढ़ रहे हैं वो उदयपुर शहर ही चुने ताकि आपका यहाँ पे सेंटर यहीं पे आ जाए और ध्यान रखें सीयूटी के अंदर 3 पेपर लिए हैं तो हो सकता है 3 अलग-अलग डेट पे हो सकता है एक ही दिन हो, कुछ बच्चों का 1 दिन होता है, कुछ का 1 दिन 2 पेपर होता है, एक 5 दिन बाद में होता है, एक 10 दिन बाद में होता है और कई बार तीनों पेपर तीनों अलग-अलग डेट पे आते हैं। अगर आपने यहाँ के बजाय कहीं और का भर दिया तो आपको फिर बार-बार आने-जाने में दिक्कत होगी, इसलिए ये ध्यान रखें, ठीक है? चारों ऑप्शन आप भर सकते हो, आप उदयपुर भर सकते हो, आप अजमेर भर सकते हो, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कोटा भर सकते हो, 4 नंबर पर जयपुर भर सकते हो। आ गई बात समझ में? इसके अलावा पेरेंट्स के बारे में पूछा गया है कि पेरेंट्स क्या करते हैं और कहाँ तक पढ़े हुए हैं, मम्मी-पापा के बारे में आपको डिटेल डाल देनी है, आगे कैप्चा डाल के सेव और नेक्स्ट कर देना है। ये आपकी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अभी तक की आ गई है कंप्लीट। अब हम आगे चलेंगे, जो अब इन्फॉर्मेशन माँगी है, ये माँगी है आपकी स्कूलिंग से रिगार्डिंग 10th क्लास और 12th क्लास। अगर 12th पास आउट है तो पूरी डिटेल देनी है, अगर 12th में भी आप एट प्रेज़ेंट है तो आपको अपीयरिंग कर देना है। तो यहाँ 10th क्लास में देखो क्या पूछा है कि आप पास हुए, फेल हुए, तो आप पास करना है अपने को, तो 12th इसको ऑप्शन में जाओगे तो 12th पास्ट को क्लिक करना है। कौन-सी ईयर में हो तो ईयर चूज़ कर लेनी है। योग्यता, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यहाँ आपको नाम डाल देना है। इधर स्कूल का प्लेस कर लेना है भई अर्बन है या फिर वो रूरल है। अगर शहर में रहे हो तो अर्बन है, गाँव में है तो रूरल में आती है। इसके अलावा कॉलेज का प्रकार क्या है तो यहाँ अलग-अलग तरीके की आती है। तो यहाँ आपको अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो तो प्राइवेट अनएडेड आपको सेलेक्ट करना है, प्राइवेट अनएडेड, ठीक है? और यहाँ स्टेट का नाम लिख देना आपको राजस्थान। इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा था, मतलब मैं हूँ नागौर का, पढ़ाई उदयपुर की है, तो फिर वो कहाँ पढ़ी है आप 10th उदयपुर में पढ़ी है तो उदयपुर करना है, ये ध्यान रखना। स्कूल का बोर्ड कौन-सा था, आरबीएसई बोर्ड को चूज़ कर लेना है और यहाँ पे परिणाम का मोड क्या था, परसेंटेज में था या फिर आपका सीजीपीए था, तो आपको वो यहाँ देख लेना है और इसके बाद में आपके रोल नंबर यहाँ आपको फिल करना है, स्कूल का एड्रेस डाल देना है, ठीक है? नाम और आगे एड्रेस डाल देना है और इधर पिन कोड डाल देना है। आ गई बात समझ में? यह आपकी टोटल डिटेल इसकी रहने वाली है। ऐसे ही आगे 12th की डिटेल जिस तरीके से इसकी है, वैसे ही आपको आगे 12th की डिटेल फिल करनी है। ये देखो स्कूल के नाम आ रहे हैं अलग-अलग तरीके से, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट, प्राइवेट अनएडेड तो प्राइवेट अनएडेड करना है आपको, ठीक है? इस तरीके से आपको ये बेटा पूरी इन्फॉर्मेशन भर देनी है, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कुछ माँग रहे हैं तो वो जैसे यहाँ एडिशनल में क्या माँगा है कि आर यू ए ट्विन एंड बोथ अप्लाई फॉर सीयूटी यूजी 2026 आप ट्विन हैं और आप सीयूटी यूजी के लिए दोनों अप्लाई कर रहे हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो आपको नो करके कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना है। आगे बात समझ में? ये इस तरीके से आपको करना है। अब है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपने देखा होगा मैंने शुरुआत में बोला एक तो आपसे सबसे पहले मोबाइल नंबर माँगेंगे,
ईमेल आईडी माँगेंगे, फिर बाद में और माँगेंगे वो मोबाइल नंबर, तो 2 तो वही मोबाइल नंबर चले गए। अब यहाँ पर ये बिल्कुल वो 2 पहले डाले वो नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ईमेल आईडी भी नहीं होनी चाहिए, मोबाइल नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो कोई थर्ड पर्सन का इमरजेंसी में आपको यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद में आपको कैप्चा डालना है। जैसे आप ये डालोगे तो आपसे ये ओटीपी माँगेगा। ध्यान रखना ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगा और आपके किस पे जाएगा? मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर की ओटीपी डलेगी, यहाँ ईमेल आईडी की ओटीपी डलेगी। दोनों आप कर दोगे, वेरीफाई करके नेक्स्ट करोगे तो आप जो है वेरीफाई हो जाओगे और आगे की प्रोसेस में आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक लाइव फ़ोटो होगी आपकी, ठीक है? तो आपको लाइव फ़ोटो के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप जिससे फॉर्म भर रहे हैं वहाँ अवेलेबल है, अदरवाइज़ क्या करना है, इस स्टेप पे आने के बाद में आपको गूगल पे जाके कैमरे से इसको स्कैन कर लेना है ना, गूगल कैमरे से इसको स्कैन कर लोगे आप। जैसे ही स्कैन करोगे तो आपकी फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ फ़ोटो खींच के और उसको अपलोड कर दोगे वहीं पे फ़ोन में। तो अपलोड करते ही आप लोग की फ़ोटो यहाँ शो हो जाएगी, इसको रिफ्रेश करते ही यहाँ आपकी फ़ोटो आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, या तो आपका वेबकैम से सीधी फ़ोटो आ जाएगी, अगर आप पीसी से कर रहे हो और उसमें कैमरा लगा हुआ तो, अदरवाइज़ इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट फ़ोटो फ़ोन में अपलोड कर दोगे, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। आ गई बात समझ में? इसको करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये फ़ोटो यहाँ पे दिख जाएगी वो जो एक्चुअल में आपकी है, और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो वापस, वो तो लाइव फ़ोटो हो गई, अब एक दूसरी फ़ोटो आपको और रखनी है, उसकी साइज़ 10 केबी से 200 केबी होनी चाहिए और सिग्नेचर जो आपके 10 से 50 केबी में होनी चाहिए। कई बार बच्चे यहाँ फॉर्म जब इसको भरते हैं तो ये साइज़ मिसमैच होती है तो दिक्कत आती है। सबसे पहले आप इस साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी फ़ोटो को पीसी में सेव करके रख लें, ताकि तुरंत सेलेक्ट करोगे, इसको आप क्लिक करोगे फिर अपलोड कर दोगे तो ये अपलोड हो जाएगी। दोनों जैसे ही अपलोड होगी तो आपके पास पूरा मैटर आ जाएगा और कैप्चा के थ्रू आप वापस आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ आपका रिव्यू पेज आ गया। टोटल इन्फॉर्मेशन जो कुछ आपने भरी है पूरी, आप प्लीज़ बेटा आप जल्दबाज़ी नहीं करें। एक-एक चीज़ आप पूरी कंप्लीट चेक कर लें। कंप्लीट जब चेक कर लोगे तो आपके पास वापस यहाँ रहेगा कि आप इन-इन चीज़ों को वापस प्लीज़ एक बार चेक कर लें, और फिर अगर आप एग्री हैं तो इसको आई एग्री करके सबमिट कर दोगे। सबमिट करोगे तो वापस आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा और कंप्लीट आपकी ये प्रोसेस हो जाएगी। आ गई बात समझ में? अब ये 2 प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको पेमेंट करना है, ठीक है? तो पेमेंट से पहले या तो एडिट करना चाहते हो, अभी भी आप फॉर्म में कुछ एरर रहेगी तो एडिट कर लो, या फिर आपको यहाँ पर एक बार ईमेल आईडी, मतलब यहाँ आप क्लिक करोगे योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरिफाइड, यहाँ क्लिक कर दोगे तो ईमेल आईडी पर एक वापस ओटीपी जाएगा, उससे ये वेरीफाई हो जाएगा। ये वो ईमेल आईडी है जो सबसे पहले आपने डाली थी, ठीक है? आप ओटीपी डाल के और इसको अगर वेरीफाइड कर दोगे तो आपका जो है अब जो है कर्सर जो है आपका पेमेंट मोड पे आ जाएगा, और यहाँ पे 1650 रुपए पेमेंट हो रहा है, क्योंकि इसके 5 सब्जेक्ट है, ओबीसी कैटेगरी के 900 तो एक हो गए, और इसके अलावा 375 वो अलग अमाउंट हो गए, 2 के एडिशनल हो गए, ठीक है? तो ये पेमेंट इसका यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ जाके आपको जो भी अपनी बैंक का मोड है वो चूज़ कर लेना है, और आपका ये फाइनल कंप्लीट जो है फॉर्म भर जाएगा, पेमेंट कट जाएगा, और लास्ट में आपका कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसको डाउनलोड कर देना है और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर इसको सेंड कर देना है। ध्यान रखना ये आपके इन फ्यूचर कंटिन्यू जब तक आपका सीयूटी, आईसीआरयूजी, डीयू, जेएनयू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जब तक एडमिशन नहीं लोगे तब तक आपकी इसकी ज़रूरत रहेगी। वहाँ इसकी जाँच करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म माँगते हैं, अपलोड करवाते हैं, जब उनके रजिस्ट्रेशन चालू होते हैं तो किसी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए आप उसको अपने ईमेल आईडी पर फ़ोटो और ये सब कुछ सेव करके रख लेना। आ गई बात समझ में? पुनः आपको बताना चाहूँगा, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर 2011 से साइंस के बच्चों के साथ में डील कर रहा है, और आप अगर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ इन डोमेन सब्जेक्ट को लेके तैयारी कर रहे हैं तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की टीम को ज़रूर चूज़ करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, ऑफलाइन भी आ सकते हो, और हमारे यहाँ पे घर जैसी सुविधा है, हॉस्टल फैसिलिटी है, उदयपुर में हमारा ऑफलाइन बैच है, कोटा में हमारा ऑफलाइन बैच है, आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। क्रैश कोर्स इसके लिए जैसे ही 12th के बच्चे भी 8% पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम खत्म होगा, उसके बाद में ऑफलाइन चालू होगा। ऑनलाइन अभी हमारे सभी बैच चल रहे हैं। आप हमारी टीम से संपर्क करके, जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं इससे संपर्क करके किसी भी बैच के अंदर जो आप पीसीएम, पीसीबी, एबीसी से जुड़ना चाहें, आप जुड़ सकते हैं। याद रखें, लास्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर ऑल इंडिया टॉपर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से ही रहे हैं सीयूटी में, और एग्रीकल्चर में भी ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं। सीयूटी में 750 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सेलेक्ट होके देश की अलग-अलग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। ऐसे बच्चे जो बायोमैथ से हैं, वो बच्चे भी जो हैं सीयूटी के ज़रिए
इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, 15 से ऊपर ब्रांचेस से आप बीएससी कर सकते हैं, इसलिए पीसीएम, पीसीबी के बच्चे भी ज़रूर बनें और बायोमैथ का बच्चा अगर एग्रीकल्चर लाइन में जाना चाहे, तो भी वो इसका फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर आपके किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। धन्यवाद।